5 दिनों तक सनी ज्यादातर अपने कमरे में ही रहा और उसकी शैडो चुपचाप कासल के कोनों में घूमती रही, लोगों पर नजर रखती रही और उनके राज पता करती रही। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इस साफ सफेद किले की सतह के नीचे कैसी उथल पुथल बह रही है। ऊपर से सब कुछ शांत दिखता था, पर असल में यहाँ कुछ भी शांत नहीं था और न ही जरा भी पवित्र। ये बात तो वैसे भी तय थी, क्योंकि यहाँ सैकड़ों खोए हुए नौजवान रहते थे जिन्हें कभी घर लौटने की उम्मीद नहीं थी और जिन पर सभ्यता की सारी रोकें टूट चुकी थीं। सनी को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसे तो ये अजीब लग रहा था कि इतने हालातों के बाद भी किसी तरह का कानून और व्यवस्था, चाहे कितनी भी गंदी और नापसंद क्यों न हो, फिर भी किसी तरह टिके हुए हैं। किसी तरह कासल के रहने वाले एक नाजुक संतुलन में साथ रहते थे। ये पूरा सिस्टम ऐसे तरीके से बनाया गया था जिसमें पीड़ित लोग बेहतर जिंदगी का सपना देखते रहें और अत्याचार करने वाले लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत न करें। बेहतर जिंदगी का मतलब था गनलॉक की नज़र में जगह बनाना, और हद पार करने का मतलब था उसकी नज़र से गिरकर आउटर सेटलमेंट के अंधेरे में फेंक दिया जाना। ब्राइट लॉर्ड ने डर और उम्मीद दोनों को बनाया था और उन्हें मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा था। इन्हीं दोनों के कारण लोग अपनी जगह पर टिके रहते थे। सनी को शक था कि कासल के बाहर स्लम में भी यही खेल चल रहा है, बस माहौल अलग था। बाहर का सेटलमेंट देखने में कासल से अलग लगता था, पर असल में दोनों एक ही बड़े सिस्टम के हिस्से थे। बाहर के लोग अंदर आने की तड़प रखते थे और अंदर के लोग बाहर फेंके जाने के डर में जीते थे, क्योंकि बेहतर या बदतर जिंदगी की संभावना मौजूद थी। लोग इस सच से ध्यान हटा लेते थे कि चाहे जो हो जाए, वे हमेशा एक गोल चक्कर में ही घूमते रहेंगे। जैसे अपना ही पूंछ काटता हुआ सांप, ब्राइट कासल और आउटर सेटलमेंट मिलकर एक ऐसा बंद चक्र बनाते थे जहां शोषण और अत्याचार चलते रहते थे, और अजीब तरीके से यही चक्र डार्क सिटी के लोगों को जिंदा और दिमागी तौर पर स्थिर रखता था। यह व्यवस्था वाकई बहुत चालाकी से बनाई गई थी, लेकिन सनी को इससे कोई लेना देना नहीं था। उसे नहीं पता था कि स्लम में कितने लोग जिंदा बचे हुए हैं, लेकिन कासल में करीब 500 स्लीपर्स रहते थे, पर इनमें से सबकी हैसियत एक जैसी नहीं थी। यहाँ एक जटिल सी हायरार्की थी जिसमें अलग अलग कास्ट बने हुए थे। कुछ कास्ट की जगह साफ थी और कुछ की स्थिति ज्यादा धुंधली थी। कास्टल के ज्यादातर लोग सीधा गुंडलाग की सेवा करते थे। वे गार्ड्स, हंटर्स, पाथफाइंडर्स, आर्टिसंस और हैंडमेडन्स थे। इनके ऊपर 5 ल्यूटेनेंट्स थे जो सीधी गनलॉक को रिपोर्ट करते थे और किले की रोजमर्रा की जिंदगी के अलग अलग हिस्सों की देखभाल करते थे। इनमें कासल गार्ड सबसे बड़ा समूह था, जिसमें करीब 150 आदमी थे। उनका काम था किले की रखवाली करना और गुंडलाग के कानून चलाना। जैसे कास्टर ने कहा था, ताकत और दर्जे के मामले में ये लोग सबसे नीचे थे। जिसके पास भी कोई थोड़ा बहुत काम का एस्पेक्ट एबिलिटी होता, उसे गार्ड बन जाने का मौका मिल जाता। ट्रेनिंग तो सख्त थी, पर असली लड़ाई का मौका बहुत कम आता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका काम कम खतरनाक था। जब भी कोई नाइटमेयर क्रीचर पहाड़ी पर चढ़ाता या ऊपर से हमला करता, उसे मार भगाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती थी। और डार्क सिटी में कोई भी मॉन्स्टर डरावना और जानलेवा ही होता था। कासल गार्ड का नेता टेसाई था, जो एक उदास सा पर बेहद विशालकाय आदमी था। वो गनलॉक के सबसे भरोसेमंद ल्यूटेनेंट्स में से एक था और शायद फॉरगॉटन शोर का सबसे पुराना स्लीपर भी। उसे 30 साल पूरे होने में बस 2 साल बचे थे। टेसाई बेहद खतरनाक लड़ाका और निर्दयी कमांडर था और अपने आदमियों को लोहे की पकड़ में रखता था। कासल गार्ड से ऊपर थे हंटर्स। ये लोग गनलॉक की सेना के असली एलीट थे। हर एक के पास शक्तिशाली कॉम्बैट एस्पेक्ट, ढेरों लड़ाइयों का तजुर्बा और इतना दिमाग था कि वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर सके। हंटर्स लगभग 50 थे और 7 हंटिंग पार्टीज में बटे हुए थे। हर सुबह कासल का गेट खुलते ही एक पार्टी डार्क सिटी के डरावने मजे में जाती थी ताकि अवेकेंड क्रीचर्स का शिकार कर सके। इन्हीं की मेहनत से कासल के लोग खाना खा पाते थे। इनके बिना कोई भी यहां बच नहीं सकता था। हंटर्स गार्ड्स में से ही चुने जाते थे और हंटर बनना एक सपना पूरा होने जैसा था। गनलॉक की तरफ से उन्हें कई इनाम मिलते थे, दूसरों की तरह तंग बैरक्स में नहीं, बल्कि अपना अलग कमरा, अच्छा खाना और कई तरह के लग्जरी सामान, कासल के सबसे अच्छे मेमोरीज और औजार और भी बहुत कुछ। लेकिन इस ऐशो आराम की कीमत बहुत भारी थी। उनके जीवन अक्सर सबसे छोटे होते थे। बहुत से लोग शिकार पर जाते थे और कभी वापस नहीं आते, और जिनके वापस आने का कारण था पाथफाइंडर्स। पाथफाइंडर्स शिकार करने वाली पार्टीज के गाइड होते थे। जैसे एफी ने कहा था, डार्क सिटी में बचने का असली तरीका यही था कि थोड़ा कमजोर अवेकेंड क्रीचर्स को ढूंढकर मारा जाए और गलती से किसी बड़े फॉलन मॉन्स्टर के सामने न जा पहुंचा जाए। पाथफाइंडर्स यही काम करते थे। वे शिकार ढूंढते थे, लेकिन हंटर्स को किसी मौत के जाल में नहीं फंसने देते थे। कासल में पाथफाइंडर्स इतने कम थे कि सनी को शक होता था कि ये कोई अलग ग्रुप कहलाने के लायक भी हैं या नहीं। पूरे कासल में इनकी संख्या दर्जन भर से भी कम थी।
हर पाथफाइंडर एक पुराना योद्धा था जिसने सालों तक डार्क सिटी के खंडहरों में खून बहाकर जिंदा रहने की कला सीखी थी और इतना लंबा जीकर ये शहर अपनी उंगलियों की तरह जान लिया था। कहने की जरूरत नहीं कि ये लोग बेहद डरावने लड़ाके थे और बहुत ही आलीशान, कभी कभी तो हद से ज्यादा सुखों वाली जिंदगी जीते थे। हंटर्स और पाथफाइंडर्स दोनों का नेता था जेमा, जो गनलॉक के साथ उसी साल फॉरगॉटन शोर पर आया था और किले पर कब्जा करने में गनलॉक के साथ खड़ा रहा था। इन तीन समूहों गार्ड्स, हंटर्स और पाथफाइंडर्स को मिलाकर गनलॉक की सेना बनती थी, जिसे लोग होस्ट कहते थे। गुणलाक के अधीन दो और गुट थे। पहला गुट उन स्लीपर्स का था जिनके पास काम आने वाली यूटिलिटी एबिलिटीज थीं और उनके साथ काम करने वाले उनके हेल्पर्स थे। इन लोगों को आर्टिजन्स कहा जाता था और कासल की जिंदगी में इनका बहुत बड़ा रोल था। ये लोग कपड़े, औजार, उपकरण, बर्तन और वो सारा गियर बनाते थे जो फॉरगॉटन शोर पर जीने के लिए जरूरी था या फिर कम तकलीफदेह बनाता था। हर आर्टिसान के साथ कुछ कम प्रतिभाशाली स्लीपर्स की एक छोटी टीम होती थी जो मिलकर ये सामान तैयार करते थे। पूरे मिलाकर इनकी संख्या लगभग 100 के करीब थी और ज्यादातर तो उनके असिस्टेंट्स ही थे। इन सब की अगुवाई एक जवान लड़की किडो करती थी। वो न सिर्फ अच्छी मैनेजर थी बल्कि उसके पास एक एबिलिटी भी थी जिससे वो कुछ खास पौधों के एट्रीब्यूट्स बदल सकती थी। सनी की स्ट्यू में जो सब्जियां पड़ी रहती थीं वो उसी के गार्डन से आती थीं। फॉरगॉटन शोर जैसी जगह में जहां खाना कम और एक जैसा होता था, ऐसी एबिलिटी किसी खजाने से कम नहीं थी। इसलिए ये बात जरा भी हैरानी वाली नहीं थी कि इतनी कम उम्र में भी वो गुणलाक की ल्यूटेनेंट्स में शामिल हो गई थी। आर्टिजन्स का दर्जा ब्राइट कासल के अंदर हमेशा एक तनाव भरा मुद्दा रहा, क्योंकि ज्यादातर आर्टिसान्स लड़ने वाले नहीं थे। इसलिए गार्ड्स को लगता था कि उन्हें असली खतरा झेलने वाले कासल गार्ड से नीचे रहना चाहिए। दूसरी ओर आर्टिजन्स का कहना था कि यूटिलिटी एस्पेक्ट्स बहुत रेयर होते हैं और कासल के अंदर जीवन को संभालने में उनका रोल इतना जरूरी है कि गार्ड्स की तुलना में उन्हें ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। ये तनातनी कई दिनों से सिमर कर रही थी और अभी सुलझने वाली नहीं थी। मजे की बात यह थी कि हंटर्स, जो सबसे ज्यादा जान जोखिम में डालते थे, इस मसले में किसी भी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन उनकी लीडर जेमा चुपचाप आर्टिसान्स और कीडो का साथ देती थी और उसी वजह से गार्ड्स ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर पाते थे। गुणलाक के अधीन आखिरी गुट था हैंडमेडन्स का। ये वही जवान लड़कियां थीं जिन्हें सनी ने कासल के अंदर इधर उधर चुपचाप काम करते देखा था, जैसे रात होने से पहले खिड़कियां अच्छी तरह बंद करना या फिर खाने के समय खाना बांटना। ये लड़कियां कासल की देखभाल करती थीं और होस्ट के ऊंचे दर्जे के लोगों की सेवा भी। इनकी संख्या भी लगभग 100 के आसपास थी। सनी को दुनिया के बारे में जितना पता था, ऐसे माहौल में ये लड़कियां तो सबसे पहले शोषण का शिकार बनती। पर हैरानी की बात यह थी कि कासल के अंदर इन्हें अजीब तरह से सम्मान दिया जाता था, बल्कि थोड़ा डर भी। और इसकी वजह थी उनकी लीडर सेशन, जो बेहद रहस्यमयी और असाधारण रूप से खूबसूरत औरत थी। सेशन न सिर्फ अपनी हैंडमेडन्स की देखभाल करती थी बल्कि छुपकर उन्हें अपना बचाव करना भी सिखाती थी। उनके प्रशिक्षण की सही हद तो कोई नहीं जानता था, लेकिन सनी साफ देख सकता था कि कासल गार्ड के लोग हैंडमेडन्स के आसपास बड़े संभल कर रहते थे ज्यादातर समय। दूसरी वजह यह थी कि कास्टल की हर चीज की तरह ये लड़कियां भी तकनीकी रूप से गुणलाक की संपत्ति मानी जाती थीं और गुणलाक को अपनी चीजों पर किसी का हाथ लगना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर कोई गार्ड इतना बेवकूफ होता कि सीशान को नाराज कर दे, तब भी ब्राइट लॉर्ड के गुस्से से बचकर कोई नहीं निकल पाता। सनी तो वैसे भी सीशान से खुद काफी डर गया था। पहली बार जब उसने अपना शैडो भेजकर ये देखने की कोशिश की कि हैंडमेडन्स अकेले में क्या करती हैं, तब उसका शैडो लगभग पकड़ा ही गया था। ये पहली बार था जब किसी ने उसके शैडो को महसूस कर लिया था। पहले सेशन अपनी किसी लड़की को निर्देश दे रही थी, पीठ उसी कोने की तरफ जहां शैडो छुपा था, और फिर अचानक उसने पलटकर सीधा उसी तरफ देखा जहां शैडो छिपा हुआ था। सनी घबरा गया और उसने तुरंत अपनी सारी परसेप्शन वापस खींच ली। उसे पूरा भरोसा था कि कोई सीधे शैडो को देख नहीं सकता, क्योंकि उसकी इनेट स्टेल्थ शैडो पर और भी ज्यादा असर करती थी। लेकिन दुनिया में अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। बहुत से अवेकेंड को ये तक महसूस हो जाता है कि कोई उन्हें घूर रहा है। सनी ने यही उम्मीद की और कुछ देर इंतजार करने के बाद आंखें हल्की सी खोलीं। सौभाग्य से इस बार उसने कोई हलचल नहीं मचाई थी। देखते ही कि सेशान वापस अपनी बातचीत में लग गई है, उसने जल्दी से शैडो को वहां से दूर किया और उस दिन से सेशान और उसकी हैंडमेडन से दूरी बनाकर ही रखी। कासल के अंदर आखिरी 100 लोग वे थे जो ट्रिब्यूट तो देते थे, पर गनलॉग के लिए सीधे काम नहीं करते थे। इनका कोई खास नाम नहीं था, इसलिए सनी उन्हें मन ही मन टेनेंट्स कहता था। टेनेंट्स दो तरह के थे। पहली किस्म वे लोग थे जो क्राफ्ट्समैनशिप या एंटरटेनमेंट जैसी चीजें देकर गनलॉग के आदमियों से अच्छा कमाई कर लेते थे। जैसे एक आदमी ने म्यूजिक लाउंज जैसा कुछ बनाया था, कोई छोटा थिएटर ट्रूप चलाता था और एक चंचल लड़की तो गैम्बलिंग डेन की मालकिन थी।
दूसरी किस्म में हापर जैसे लोग आते थे जो बस किस्मत से कासल में घुस आए थे और अब किसी तरह सोल शार्ड्स कमाकर ट्रिब्यूट भरने लायक जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। ये बेचारे टेनेंट सबसे नीचे थे सामाजिक सीढ़ी में, और उस सीढ़ी के बिल्कुल ऊपर बैठा था सुनहरा सांप, कासल का मालिक, ब्राइट लॉर्ड गनलॉग। वही आदमी जिसके बारे में एफी ने कहा था कि वो लगभग अमर है, और इसी एंशिएंट स्ट्रॉन्गहोल्ड में 5वें दिन सनी ने उसे पहली बार अपनी आंखों से देखा, और जो उसने देखा उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ब्राइट लॉर्ड गनलॉग की भारी मौजूदगी भले ही कासल के हर कोने में फैली रहती थी, लेकिन खुद गनलॉग बहुत अजीब तरह से ओझल सा रहता था। वो अक्सर सामने नहीं आता था और ज्यादातर अपने 5 प्रॉक्सीज के जरिए ही सब पर राज करता था। ये उसका घमंड था, डर था या कोई और वजह, सनी को बिल्कुल नहीं पता था। सेशन वाली घटना के बाद तो सनी अपने शैडो को जरा भी बेधड़क नहीं छोड़ता था। वो एंशिएंट स्ट्रॉन्गहोल्ड के उस डरावने मास्टर के आसपास जाने से भी बचता था। इसी एहतियात की वजह से ही वो कास्टल में 5वें दिन तक गुणलाग को देख भी नहीं पाया था। लेकिन जब गोल्डन सर्पेंट सामने आता था तो हमेशा कोई न कोई असर जरूर छोड़ जाता था। उस सुबह सनी और कैसी अपनी रोज वाली ब्रेकफास्ट लेने ही वाले थे कि अचानक पूरा ग्रैंड हॉल एकदम शांत हो गया। दोनों को ही लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने मुड़कर एंट्रेंस की तरफ देखा और तभी गार्ड्स का पूरा सैलाब अंदर घुसता नजर आया। सनी का दिल एक धड़कन मिस कर गया। क्या हो रहा है? वो सबसे बुरा सोचकर अपनी तरफ से सबसे अच्छा एस्केप ढूंढने लगा, लेकिन किस्मत से होस्ट के ये खतरनाक सोल्जर उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। उल्टे वे जल्दी जल्दी हॉल में फैल गए और बड़ी लंबी टेबल्स को दीवारों की तरफ खिसकाकर बीच में एक बड़ा खाली मैदान बना दिया। कैसी ने सनी का कंधा पकड़ा और धीरे से पूछा, क्या हो रहा है? सनी थोड़ी देर हिचकिचाया और फिर अनिश्चित आवाज में बोला, मुझे पता नहीं। तभी उसकी नज़र भीड़ के बीच खड़े कास्टर पर पड़ी। वो हैंडसम यंग मैन इस बार बहुत गंभीर दिखाई दे रहा था। उसकी निगाह हॉल के बिल्कुल पीछे वाले काले अंधेरे हिस्से पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे सारे स्लीपर्स उसी तरफ मुड़कर देखने लगे। सनी ने भी वैसा ही किया। अंधेरे में बने उस एल्कोव से 5 आकृतियां बाहर निकलीं और थ्रोन की सीढ़ियों पर आकर खड़ी हो गईं। वो जेम्मा, टेसाई, सीशन, कीडो और 5वां लिeutenant था। सनी जैसे ही 5वें लिeutenant को देखने लगा, उसके शरीर में अनायास सिहरन दौड़ गई। ब्राइट कासल में उसका कोई ऑफिशियल काम नहीं था, लेकिन पूरे कासल में लोग उसी से सबसे ज्यादा डरते थे। वो एक अजीब पीला सा आदमी था, हड्डी जैसा चेहरा, कांच जैसी खाली आंखें। उसकी रीढ़ टेढ़ी थी, जिससे वो वास्तविक कद से छोटा दिखता था। वो हंचबैक काले साधारण कपड़ों में था और ऐसा लगता था जैसे इतनी नजरों का बोझ उसे असहज कर रहा हो। उसका नाम हारूस था। वो ब्राइट लॉर्ड का छुपा हुआ ब्लेड और एग्जीक्यूशनर था। जब किसी को खत्म करना होता था, उसे भेजा जाता था। अगर गुणलाग चाहता कि लोग जाने उसकी नाराजगी कितनी भयानक है, तो उसके पीछे खून की नदियां बही होतीं। अगर ना चाहता तो एक बूंद भी नहीं गिरती। लोग बस गायब हो जाते, जैसे कभी थे ही नहीं। हारूस गनलॉग की मर्डरस शैडो था। कासल के बहुत से लोग ऐसे दुस्वप्न देख चुके थे जहां वो अंधेरे में जागते और हारूस की कांच जैसी ठंडी आंखें उन्हें घूरती दिखतीं। कुछ के लिए वो सपने सच भी बन गए। हारूस अपने मास्टर के किसी भी आदेश को पूरा करने के लिए तैयार रहता था, चाहे कितना ही घृणित क्यों ना हो। लेकिन सनी को सबसे ज्यादा जो बात परेशान कर रही थी, वो ये कि हारूस को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद अपने किसी अंधेरे भविष्य की परछाई देख रहा है। दोनों में कुछ भी समान नहीं था, फिर भी उसे लगता था कि उस कसाई जैसी शख्सियत में कहीं उसका ही कोई रूप छिपा है। ना, ये कैसे हो सकता है? मैं तो कम से कम देखने में उससे कहीं ज्यादा अच्छा हूं। खुद को जबरदस्ती दूसरी तरफ देखने पर मजबूर करते हुए सनी ने अपना सिर घुमाया और उस लंबे आदमी को देखा जो अब अंधेरे से बाहर निकलकर सामने आ चुका था। कम से कम सनी को तो यही लगा कि वो आदमी है, कोई सुनहरा दानव नहीं। ब्राइट लॉर्ड गनलॉग एक अजीब सुनहरी आर्मर पहने था, जो उसे सिर से पांव तक ढके हुए था, यहां तक कि आंखें भी नहीं दिखती थीं। वो आर्मर एक साथ ठोस भी लगता था और लिक्विड भी, जैसे उसके भारी शरीर और चौड़े कंधों पर बह रहा हो। जहां उसका चेहरा होना चाहिए था, वहां चिकनी चमकदार सोने की सतह पर सैकड़ों स्लीपर्स के डरे हुए चेहरे झिलमिला रहे थे। सनी को अपना ही डरता हुआ चेहरा उसमें दिखा और उसे अचानक महसूस हुआ कि वो इस सुनहरे दैत्य के सामने कितना छोटा और कमजोर है। उसके पांव कांपने लगे। गुणलाग अपने आसपास की हवा पर जो दबाव डाल रहा था, वो लगभग छुआ जा सकता था। सनी के पास खड़े सारे लोग भी उसी तरह हारे हुए सांस ले रहे थे। चेहरों पर सफेदी, आंखें बड़ी, कनपटियों पर पसीना। यहां तक कि वो 5 लिeutenants भी इस दबाव से पूरी तरह सुरक्षित नहीं दिख रहे थे। ये ऑरा नहीं है, ये माइंड अटैक है। सनी अपनी पपिटियर श्राउड के डाउटलेस ट्रेट की वजह से ऐसे हमलों से थोड़ा ज्यादा सुरक्षित था। दांत भींचकर उसने गनलॉग की साइकिक दबाव वाली पकड़ तोड़ी और गहरी सांस ली।
फिर उसने कैसी की तरफ देखा, ये सोचकर कि कहीं वो परेशानी में तो नहीं। पर उसकी हैरानी की हद न रही। कैसी बिल्कुल ठीक थी। आसपास के लोगों जैसा डर उसके चेहरे पर जरा भी नहीं था। सनी ने उसे घूरा और 2 बार पलकें झपकाईं। ये असर तो तब शुरू हुआ जब मैंने उस सुनहरे आर्मर में अपना रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन कैसी तो ब्लाइंड है तो। लग रहा था कि गनलॉग किसी को अटैक नहीं कर रहा था। ये उसके आर्मर की कोई एन्चांटमेंट थी। जो भी उसकी मिरर जैसी सतह में अपना चेहरा देखता, उसे तुरंत डर, दबाव और हार मान लेने का एहसास घेर लेता। कैसा मेमोरी होगा जो सिर्फ पैसिव इफेक्ट से सैकड़ों लोगों को लकवा मार दे। ये कैसे संभव था? इसी बीच गनलॉग सफेद थ्रोन के पास पहुंचा और बहुत शांत ढंग से बैठ गया। एल्कोव की दीवारों में बने छेदों से आती रोशनी उसके आर्मर पर पड़कर उसे ऐसे दिखा रही थी जैसे वो किसी उजली आभा में लिपटा हो। उसका सुनहरा चेहरे जैसा मुखौटा स्लीपर्स की कांपती पंक्तियों पर घूम गया। कुछ ही पल बाद एक गहरी, चिकनी और डरावनी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, जैसे खुद कासल उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। आज का दिन कितना अच्छा है न्याय के लिए। एकदम सही दिन मेरे प्यारे बच्चों। सुना है कि आज हमारे बीच कोई क्रिमिनल छिपा हुआ है। खैर, क्या मैं न्यायप्रिय नहीं हूं? क्या मैं फेयर नहीं हूं? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना न्यायप्रिय हूं। सनी की पीठ के नीचे ठंडी पसीने की एक लकीर बह गई। गुणलाग की वो सांप जैसी आवाज सुनकर उसके पैर कांपने लगे, जैसे अभी घुटनों पर गिरकर माफी मांग ले। लेकिन उसे ये भी समझ आ गया कि इस वक्त ग्रैंड हॉल में मौजूद हर इंसान के मन में यही खौफ बैठा है। यहां बैठा हर व्यक्ति किसी न किसी ऐसी चीज में शामिल था जिसे ये अत्याचारी लॉर्ड किसी भी वक्त अपराध मान सकता था। सनी को तो लगने लगा था कि अभी लोग खुद ही अपने गुनाह कबूल करने लगेंगे, लेकिन तभी हॉल के दरवाजे की तरफ अचानक कुछ हलचल हुई और उसका ध्यान उधर चला गया। 2 गार्ड्स सख्त कदमों से चलते हुए एक आदमी को घसीटकर हॉल के बीचों बीच लाए और उसे जमीन पर फेंक दिया। उस आदमी के कपड़े चित्रों जैसे थे और उसका बेहद दुबला पतला शरीर साफ बता रहा था कि वो आउटर सेटलमेंट का रहने वाला है। लेकिन उस पतली त्वचा के नीचे उभरी हुई मजबूत मांसपेशियां और उसकी आंखों में भरी वो निडर, आग जैसी नजर उसे सीधा और अडिग खड़ा दिखा रही थी। उसने गार्ड्स को तिरस्कार भरी नजर से देखा, फिर खुद को जमीन से उठाया और सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर डर नाम की चीज नहीं थी, केवल काला, गहरा गुस्सा और बदला। गनलॉग अपनी ऊंची थ्रोन से उसे नीचे देखते हुए थोड़ा सिर झुकाकर उसे देख रहा था। आउटसाइडर ने खुद को सुनहरी मास्क में प्रतिबिंबित देखा तो उसे घिन आई, लेकिन उसने सिर फिर भी नहीं झुकाया। सनी मन ही मन बोला, ये तो बिल्कुल लोहा है। इसकी प्योर विल पावर कमाल की है। इसी बीच ब्राइट लॉर्ड की भारी गूंजती आवाज ग्रैंड हॉल में फैल गई। मेरे वॉर्ड्स, आज हमारे पास एक मेहमान है। ये आदमी, जिसका नाम जुबे है, आउटर सेटलमेंट से आया है। हाल ही में इसने मेरे एक आदमी पर एक आरोप लगाया है, और एक न्यायप्रिय तथा दयालु लॉर्ड होने के नाते मैंने जुबे को यहां बुलाया है ताकि वो अपना मामला सामने रख सके और अपराधी को उजागर कर सके। आखिर कानून ही तो इस अंधेरी दुनिया में हमारा एकमात्र मार्गदर्शक तारा है। गनलॉग के आमर से निकलने वाला साइकिक दबाव सनी पर अब असर नहीं डाल रहा था, लेकिन फिर भी उसकी उस नरम गहरी आवाज में कुछ ऐसा था कि सनी के रोंगटे खड़े हो गए। बिना किसी मेमोरी के भी ब्राइट लॉर्ड की कैरिज्मा इतनी ताकतवर थी कि कोई भी उसकी बात सुनने को मजबूर हो जाता। पर जुबे बस हल्के से मुस्कराया। हाँ, मैं आया हूं तेरे एक गुंडे पर आरोप लगाने, गनलॉग। देखते हैं आज कैसे निकलता है तू इस झमेले से, हरामखोर। उसने एक हाथ उठाया और हॉल के कोने में खड़े हंटर्स की तरफ उंगली कर दी। वो आदमी वहां तुम्हारे उन पाथफाइंडर्स में से एक कत्ल का दोषी है। उसने एक मासूम बच्चे को सबसे घिनौने तरीके से मार डाला। मैं तुम्हारे और तुम्हारे चेलों के अपराध सालों से देख रहा हूं, लेकिन अब बहुत हो गया। आज मैं इसे उसके किए की कीमत खून से चुकवाऊंगा। भीड़ में दबी आवाजों की लहर दौड़ गई। कोई भी सामान्य इंसान पाथफाइंडर पर आरोप लगाने की सोच भी नहीं सकता था। उनका दर्जा इतना ऊंचा था कि वे लगभग अछूत समझे जाते थे। पर जुबेई तो जैसे किसी भी हाल में पीछे हटने वाला नहीं था। गुणलाग ने धीमे से कहा, क्या सच में? ये बड़ा गंभीर आरोप है, जुबे। जरा और बताओ। जुबे ने दांत भींचते हुए कहा। उस कमीने ने और उसके आदमियों ने एक भोले बच्चे को लालच देकर अपने दल में शामिल किया। उसे तरह तरह के वादे किए गए, रिचेज और रिवॉर्ड का लालच दिया गया। उसे लगा कि वो पाथफाइंडर्स में शामिल होकर कासल में रहेगा, लेकिन असल में उन्होंने उसे मॉन्स्टर्स के सामने चारा बनाकर फेंक दिया। वो जमीन पर थूका। शर्म नहीं आती? तुम्हें लोग खुद को हंटर्स कहते हो। जरा भी गैरत नहीं बची क्या? ग्रैंड हॉल में गहरा सन्नाटा पसर गया। अब सबकी नजरें हंटर्स की तरफ टिक गईं। यहां रहने वाले लोग भले ही 100 तरह की बुराइयां अनदेखी कर लेते हैं, लेकिन वो बुराइयां इंसान से इंसान पर होती हैं।
किसी इंसान को नाइटमेयर क्रीचर्स के सामने धोखे से फेंक देना ऐसा पाप था जिसे डार्क सिटी में कोई माफ नहीं कर सकता। गुणलाग ने हंटर्स की तरफ देखा। वो सभी कांप गए। क्या ये सच है? उनमें सबसे बूढ़ा पाथफाइंडर आगे बढ़ा और काली नज़र से जुबे की तरफ देखा, फिर बोला, शायद कोई गलतफहमी है माय लॉर्ड। वो लड़का हमारी पार्टी का बहुत कीमती सदस्य था। हम सबको उससे काफ़ी उम्मीदें थीं। उसकी मौत से हमें बहुत दुख हुआ। उसकी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा शांत थी। जुबे गुर्राया, झूठ। मैं उसी दिन खुद हंटिंग पर था और अपनी आंखों से सब देखा। मैं जानता हूं तुमने क्या किया, कमीने। गनलॉग भीड़ की तरफ घूमकर लंबी सांस लेकर बोला, अफसोस की बात है, ये मामला तुम्हारे शब्द बनाम इनके शब्द जैसा लग रहा है जुबे। क्या किया जाए? मैं अपने बहादुर आदमियों पर पूर्ण भरोसा करता हूं। आखिर ये वो लोग हैं जो तुम सबको जिंदा रखते हैं। कोई इतना नीच होगा जो इन पर शक करे? है क्या? सनी का सांस रुक गया। गुणलाग की बात जैसे सीधे उसी पर वार कर रही थी। ये धमकी किसी से छिपी नहीं थी। कुछ पल तक गनलॉक का साइकिक दबाव भीड़ को कुचलता रहा। फिर वो पीछे मुड़ा और बोला, लेकिन इस गंभीर मामले में पक्षपात करना मेरे लिए सही नहीं होगा, और ये मामला तो बहुत भारी है। कैसे न्याय किया जाए मेरे वॉर्ड्स? तभी हंटर्स और पाथफाइंडर्स के नेता जमा ने आगे बढ़कर कहा, माय लॉर्ड, अगर अनुमति हो तो एक कानून ऐसा है जो इस स्थिति पर बिल्कुल सही बैठता है। ये इस एंशिएंट कासल जितना पुराना है। मैं बात कर रहा हूं राइट ऑफ चैलेंज की। उसने जुबे की ओर देखकर मुस्कराया। अगर इस बहादुर हंटर को अपने आरोप पर जरा भी शक है तो अभी पीछे हट जाए, और अगर नहीं तो फिर वो अपराधी को चैलेंज कर सकता है और खून से सच साबित कर सकता है। बेशक असल गुनहगार तो मैं हूं। इन सबका नेता होने के नाते इनके किसी भी अपराध की जिम्मेदारी मेरी है। जेम्मा के चेहरे पर दोस्ताना लेकिन बेहद चालाक मुस्कान फैल गई। तो बताओ जुबे, पीछे हटोगे या मुझे चैलेंज करोगे? आउटर सेटलमेंट का हंटर देर तक उसे जलती आंखों से घूरता रहा। फिर थूक कर बोला, डरता हूं मैं तुमसे? ऐसा सोचता है तू? चल, कर लिया चैलेंज। पूरी ये तमाशा ऐसा बढ़िया चल रहा था कि सनी को तो एक पल को यकीन ही होने लगा कि सब सच में हो रहा है। लेकिन वो तो सनी था, उसे पता था असलियत क्या है। बस एक बात का उसे पता नहीं था कि पाथफाइंडर और जेमा ने जो कुछ किया वो पहले से तय था, या फिर उसी टाइम उसने अपने लॉर्ड की इज्जत बचाने के लिए सब इम्प्रोवाइज किया। क्योंकि लॉर्ड की चाहत तो यही थी कि जिसने उसके खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत की उसे सबके सामने मार डाला जाए, ताकि कोई दूसरा कभी ऐसी हिमाकत न करे। और यही हो रहा था, एक एग्जीक्यूशन। सनी को बिल्कुल भी नहीं लगता था कि गनलॉग उस हंटर जुबे को जिंदा छोड़ देगा। नहीं, वो उसे मरता हुआ देखना चाहता था, और चाहता था कि सारे लोग उसे मरते हुए देखें, ताकि किसी के दिमाग में कभी ये ख्याल ही ना आए कि वो इस टायरन के खिलाफ बोलकर बच सकता है। फिर भी सनी के अंदर एक नन्ही सी आशा की चिंगारी जल रही थी। देखने से लग रहा था कि जुबे कोई मामूली शिकारी नहीं था। एक तजुर्बेकार वॉरियर था जिसने ना जाने कितने मॉन्स्टर्स का सामना किया और हर बार जीतकर निकला। उसकी ताकत, उसका हौसला पत्थर को भी चूर कर दे। शायद कोई चमत्कार हो जाए, चाहे कितनी छोटी सही, लेकिन पॉसिबिलिटी तो थी। इसीलिए सनी समझ नहीं पा रहा था कि गनलॉक क्यों अपने ही दाएं हाथ वाले आदमी की जान इस नाटक में दांव पर लगा रहा है। जैसे उसकी सोच पढ़ ले, ब्राइट लॉर्ड ने बोलना शुरू किया, अ चैलेंज। हाँ, ये एक सेक्रेट ट्रेडिशन है। जब तक नेक आदमी न्याय के नाम पर अपनी जान दांव पर लगाते रहेंगे, बुराई कभी जीत नहीं सकती। हॉल में बैठी भीड़ फुसफुसाहटों से भर गई। कुछ लोग डर में, कुछ उम्मीद में, कुछ खौफनाक मजे में। सनी का चेहरा उतर गया। उसकी नज़र में तो बुराई कब की जीत चुकी थी, या कम से कम बहुत आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन गुणलाग अभी रुका नहीं था। लेकिन जेमा, तुम्हारा खुद इस अक्यूज्ड की तरफ से लड़ना ठीक नहीं होगा। ब्राइट कासल तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। जुबे, अगर अक्यूज दूसरा चैंपियन चुने तो कोई दिक्कत? बाहरी सेटलमेंट वाला शिकारी बस कंधे उचकाकर बोला, Bring your worst, cowards. ब्राइट लॉर्ड ने पाथफाइंडर की तरफ देखा। उसका चेहरा उस अजीब सुनहरे आमर की मास्क में पीला दिख रहा था। पाथफाइंडर कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, I choose Harris, my lord. पूरा हॉल अचानक चुप हो गया। सनी की रीढ़ में ठंड उतर गई। क्यों वही डरावना सा टूटा हुआ आदमी? मौत जैसी खामोशी में जुबेई ने हल्की सी हंसी के साथ थूक फेंका और बोला, Even better. लगता था उसका भी हारूस से कोई पुराना हिसाब बाकी था। हारूस पूरे समय जैसे ऊब रहा हो, बस पाथफाइंडर को देखा और फिर धीरे से सीढ़ियां उतरने लगा। बाकी ल्यूटेनेंट्स की अलग अलग प्रतिक्रिया थी। जेम्मा का चेहरा गहरा पड़ गया। टेसाई हंस रहा था,
जैसे किसी मज़ेदार तमाशे का इंतज़ार हो। कीडो के चेहरे से खून उड़ गया और वो थोड़ा किनारे हट गई। सिर्फ सेशन ही शांत थी। उसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे। कैसी ने सनी का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, सनी, मैं यहां से जाना चाहती हूं। सनी ने कुछ पल रुककर भारी आवाज में कहा, माफ करना, हम अभी नहीं जा सकते। सनी खुद भी गुणलाग के उस डरावने हारूस के पास नहीं रहना चाहता था, लेकिन अभी बाहर निकलना शक पैदा कर देता। जब पांचों ल्यूटेनेंट्स और गोल्डन सर्पेंट मौजूद हों, तब जरा सी गलती भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। ऊपर से उसे इस कासल में रहकर जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, उतना ही मिशन के लिए जरूरी था। और ऐसे मौके पर हारूस को लड़ते देखने से बड़ा मौका क्या होता। और उसके दिल के सबसे गहरे कोने में ऐसा लगता था कि एक दिन किसी तरह वो और हारूस आमने सामने आएंगे, खून से लथपथ, और दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा, जैसे कोई अदृश्य डोर उन्हें एक दूसरे से बांध रही हो। शायद ये किसी किस्म की किस्मत की डोर थी। हारूस सीढ़ियां उतरकर उस खाली जगह में जा खड़ा हुआ जहां जुबे इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा अब भी खाली और उबा हुआ था। सनी ने सांस रोक ली। गनलॉक चुपचाप अपने सफेद थ्रोन पर बैठा रहा। तभी जुबे ने अपनी मेमोरीज समन की। लाल स्केल्स वाली फ्लेक्सिबल आर्मर उसके शरीर पर नजर आई। उसके सिर पर विंग्ड हेलमेट आ गया। एक काइट शील्ड हाथ में आ गया, और उसके हाथ में सिमिटार चमकते चिंगारियों से बनकर उभर गया। उसने हारूस को देखा और बोला, चलो बुचर, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। हारूस ने बस खाली नजर से देखा, फिर अपना भारी क्लोक नीचे गिरा दिया, फिर जैसे अपनी कमर सीधी की, और एक पल में वो छोटा टूटा हुआ आदमी एक विशाल दानव सा दिखने लगा। पूरे हॉल के ज्यादातर स्लीपर्स से लंबा, सिवाय टेसाई के। उसका मुड़ा हुआ शरीर भी ऐसा लगता था जैसे कच्ची शक्ति उससे बाहर छलक रही हो। लेकिन उसने कोई मेमोरीज समन नहीं की, बस ठंडी नजर से जुबे को देखता रहा। जुबे ने मुंह बना लिया। ठीक है, चलो देखते हैं। सनी पूरा बेचैन होकर देख रहा था। जुबे ने ढाल उठाते हुए बिजली की तेजी से हमला किया। उसकी चाल सधी हुई, युद्धों से निखरी हुई, खूंखार। गुड, वो सच में अच्छा है। क्या जुबे के पास सच में कोई चांस था? सनी ने आंखें फैलाकर देखा कि हारूस ने जैसे हमला देखा ही नहीं, जैसे भूल गया हो कि उसके पास कोई हथियार नहीं। बस हाथ उठाकर उसने सीधे उस तेज सिमिटार की धार पकड़ ली और उसे जकड़ लिया। एक पल को पूरा हॉल जम गया। जुबे अपनी सिमिटार छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पत्थर जैसी पकड़ ने उसे हिला तक नहीं दिया। और फिर तो फर्क ही नहीं पड़ा। हारूस सांप जैसी तेजी से आगे बढ़ा और जुबे के कंधे पर हाथ रखा। अगले ही पल डरावनी आवाज के साथ पूरा हाथ नोचकर अलग कर दिया। किसी ने चीख मारी। खून फर्श पर फैल गया। जुबे अपने कटे हुए हाथ को घूरता रहा, मानो समझ ही नहीं पा रहा हो कि क्या हुआ। दर्द आने से पहले ही दर्द आया ही नहीं, क्योंकि हारूस ने उसके सिर को दोनों हाथों से पकड़ा और एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। फिर उसने एक मुक्का जुबे की छाती पर मारा। पसलियां टूट गईं और उसका शरीर उड़कर दूर जा गिरा। वो टूटा हुआ शरीर सफेद पत्थरों पर खून बहाता हुआ पड़ा रहा। पूरा मामला 5 सेकंड में खत्म हो गया। हारूस ने अपने हाथों को देखा, खून के थोड़े बूंदें झटक दीं और शांत चेहरे के साथ वापस अपने लॉर्ड के पास जाकर खड़ा हो गया। लेकिन अब उसके चेहरे पर ऊब नहीं थी, एक हल्की छुपी हुई खुशियां थीं, क्योंकि उसने अपने लॉर्ड का न्याय पूरा किया था। ये कानून था, ये परंपरा थी, ये जस्टिस थी। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।